हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैप्टर्स फॉर लर्नर। इससे प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोग पूरी चैप्टर्स को कम्प्लीटली हम लोग देख लिया था. ओके, नाउ फ्रॉम हियर विल डू द कीवर्ड्स एंड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 8. ओके, नाउ द कीवर्ड्स here these are the keywords and this is the summary what we have learned. तो keywords के एक्चुअली आंसर्स यहाँ पे नहीं दिए हुए, तो मैंने यहाँ पे इसको सारे को मैंने यहाँ पे कर दिया. ओके, एग्रीकल्चर. ठीक है, लेट्स सी. Agriculture. It is the primary activity which includes growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of लाइवस्टॉक्स. तो वो सारे एक्टिविटी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट से या नेचर से रिलेटेड है, वो सारे एग्रीकल्चर है, जिसमें कि हमारा क्रॉप्स, आगे ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स या रियरिंग या एनिमल के पालन पोषण, ये सारे कुछ हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर में आ गया. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, इतनी तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू अडॉप्ट सर्टेन प्रैक्टिसेस. कुछ प्रैक्टिस हमें करना है, कुछ ऐसे अडॉप्ट करना है मेथड्स या प्रैक्टिसेस जिससे हम क्रॉप ग्रो कर सके, इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, है ना, जिससे हम अपनी खाने की पूर्ति कर सकें. जो भी इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, सबको ये चीज़ खाने की व्यवस्था पहुंचा सके, तो ये हमारा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. अगर खेती नहीं होगी, अगर एनिमल रियरिंग नहीं होगा, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा. ओके, ना एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअली क्या है, तो द फूड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल फ्रॉम विच एनिमल्स आर रियर्ड, दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स में बताया कि जब हम किसी लार्ज अमाउंट में ज़्यादा स्केल पे एनिमल्स की पालन की पोषण करते हैं, तो वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री. ओके, नाउ क्रॉप्स. नाउ व्हाट इज क्रॉप्स? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कल्टिवेटेड एट अ प्लेस ऑन लार्ज स्केल इज क्रॉप. हाँ, कोई भी मान लीजिए एक लार्ज प्लॉट है आपका, उसमें आपने वीट लगा दिया, तो दैट इज़ द क्रॉप. जब एक ही प्लांट को आपने लार्ज स्केल में लगाया, तो वो कहला जाता है क्रॉप. फर्टिलाइजर्स. नाउ फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स रिच केमिकल सब्सटेंस. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस. ओके, that are added to the soil to increase the fertility. केमिकल जो है और मैन्योर्स लगभग सेम है, लेकिन what is the difference? It is a chemical substance and manure is organic substance. ठीक है, तो ये एक chemical substance है that is added to the soil to increase the fertility, जो कि soil की fertility को, उसकी गुणवत्ता को increase करने के लिए हमें ये डालना पड़ता है. ओके, it is harmful to the nature, so we should avoid this use of fertilizers. Now, granaries. What are granaries? A place where foods, grains are stored in huge amount are called granaries. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम फूड या ग्रेन्स जो भी हार्वेस्ट हुआ है, जिससे हमें कलेक्ट करा है, उसे स्टोर करेंगे ताकि अनवांटेड पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से उसे बचा सके, तो वो होगा ग्रेनरीज. एग्जांपल्स ऑफ ग्रेनरीज में आ जाएंगे हमारे लार्ज टैंक्स, जो कि सिलोज या फिर सिलोज में भी ग्रेन्स हम लोग रखते हैं. ठीक है, या फिर हो गया एक तरह से, और ग्रेनरीज के एग्जांपल जहाँ स्टोर कर सकते हैं फूड हमारा हो जाएगा गोडाउन्स. ठीक है, तो ग्रेनरीज भी वही हो गया. हार्वेस्टिंग. द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग द क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. अब हार्वेस्टिंग क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोसेस है कटिंग, जो प्लांट्स हमारे तैयार हो गए हैं, जो क्रॉप्स हमारे फील्ड में तैयार हो गए, उसे कट करना है, गैदर करना, इकट्ठा करना, एंड देन we do this process is called the harvesting. The process of cutting and gathering the of crops in the field is called harvesting. एक काट के उसे इकट्ठा करना और फिर स्टोरेज की ओर भेजना. इरिगेशन. the supply of water to the crops in regular time interval. तो मैंने पहले ही बताया कि इरिगेशन क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर है to the crops in रेगुलर टाइम्स इंटरवल. तो इरिगेशन के मॉडर्न मेथड्स में हमारा आ गया स्प्रिंकलर मेथड्स और ड्रिप सिस्टम, है ना. Now, Kharif crops. Kharif crops are crops which are sown in the rainy season. तो Kharif crops are crops which are sown in the rainy season. तो ये रेनी सीजन में होता है, जो कि रेनी सीजन कब होता है, जून टू सितंबर. एग्जाम्पल में आ जाएंगे पैडी और मेज एंड कॉटन. ओके, मैन्योर. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट. तो मैन्योर्स में हम लिख सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट. इट इज़ नॉट अ केमिकल सब्सटेंस, ये नेचुरली हम ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, by the waste of humans or residue, the actions of microorganisms which supply essential elements to the soil to make it fertile. तो डिकम्पोजिशन होता है, तो वो जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से हमें वापस से सारे एसेंशियल एलिमेंट्स सॉइल को मिल जाते हैं और उसे फर्टाइल बना देते हैं.
Now plow, it is a form of tool for loosening and turning the soil before seeing seeds or planting. तो प्लॉ भी नो हमने देखा था कि प्लॉ क्या है, एक टूल है जिसके थ्रू हम सॉइल को टिल्ट करते हैं उसे और फिर लूजन कर देते हैं ताकि वो एक रेडी प्रिपेयर हो जाए ताकि हम उसमें सीड्स की बुआई कर सकें. Now Rabi, the crops grown in winter season. जैसे खारिफ क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन है वैसे राबी क्या है हमारा क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन. तो विंटर सीजन जनरली हमारे इंडिया में कब है, अक्टूबर टू मार्च. और एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन से ग्रो होते हैं, मस्टर्ड, ग्राम्स, पीज एंड वीट. नाउ सीड्स, व्हाट इज सीड? इट इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज. यहाँ पे पार्ट होगा, ओके. इट इज़ द हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट, नॉट प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज. तो सीड्स क्या होता है, जनरली हार्ड होता है, जिसके क्या होता है कि उससे अगर हम अच्छा फेवरेबल कंडीशन दे तो उससे एक न्यू प्लांट जन्म ले सकता है. ठीक है, तो सीड का डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज़ अ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच अ न्यू प्लांट ग्रोज. सिलो, व्हाट इज सिलो? ग्रेनरीज की तरह ये भी है, स्टोर करता है ग्रेन्स को. तो इट इज़ अ ह्यूज कंटेनर दैट आर यूज टू स्टोर ग्रेन्स इन बल्क क्वांटिटीज़. ह्यूज अमाउंट में बल्क क्वांटिटीज़ में इसे जो भी हार्वेस्टेड क्रॉप्स है उसे या सीड्स है जो भी कुछ है उसे स्टोर करता है. सोइंग, तो सोइंग भी हम लोग जानते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर बरीड इनसाइड द सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. अब सीड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो तो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा ना, तो उसे हम सॉइल में घुसा देते, बड़ी कर देते हैं एंड उससे फिर एक न्यू प्लांट होता है. तो सोइंग ऑफ सीड्स को बोना. ठीक है. नाउ द स्टोरेज is to keep something in safe place in order to protect it from getting spoiled. तो स्टोरेज क्या है, इज़ टू कीप समथिंग, किसी चीज़ को भी रखना सेफ प्लेस में तो ताकि हम उसे प्रोटेक्ट कर सकें अनवांटेड चीज़ों से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई भी हो गया, बैक्टीरिया या फंगस, या फिर पेस्ट्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स, है ना, रैट्स वगैरह. तो इसे अच्छे से स्टोर करेंगे तो हम उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट्स. तो जो ग्रेन्स होते हैं वो शैफ के अंदर भरे होते हैं, तो उसको हटाने के लिए, शैफ को हटाने के लिए क्या होता है कि हम एक उसे बीट करते हैं, पटकते हैं, तो उससे क्या होता है ग्रेन्स अलग हो जाते हैं और शैफ्स अलग हो जाते हैं. अब तो न्यू मॉडर्न मेथड्स में कंबाइन आते हैं जिससे हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी साथ साथ हो जाती है. नाउ वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट आर ग्रोन विथ प्लांटेड क्रॉप्स. तो वीड्स वो अनचाहे प्लांट्स हैं जो अपने आप लग जाते हैं क्रॉप के साइड बाय साइड और वो क्या करते हैं, compete करने लगते हैं उनके साथ फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, और उनके ग्रोथ को हैम्पर करते हैं, रुकावट डालते हैं. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन आंसर. ओके, द सेम काइंड्स ऑफ plants grown and cultivated on large scale are called, we have seen, it is crop. The first steps before growing crops is preparation of soil. जो फर्स्ट स्टेप है जो कि क्रॉप को ग्रो करने से पहले, सबसे पहला क्या स्टेप पढ़े थे हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर. इफ़ ये एक सीड को हमने वेसल में डाला, एक ग्लास में अगर डाल दिया तो क्या होगा, डैमेज सीड्स विल फ्लोट ऑन वाटर, क्योंकि वो अंदर से खोखला है, अंदर से उसे कीड़ा ने या कुछ ने खा लिया, वो डैमेज है, तो लाइट है, तो लाइट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ये फ्लोट करेगा. ओके, तो आंसर क्या होगा, फ्लोट. फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फॉर द सॉइल आर एसेंशियल. तो सफिशिएंट सनलाइट चाहिए ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, और फिर क्या चाहिए हमें, वाटर चाहिए, विदाउट वाटर नहीं होगा, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल. सॉइल के थ्रू ही ना वाटर ऊपर जाएगा, रूट्स के थ्रू ऊपर जाएगा फिर, और न्यूट्रिएंट्स भी तो सॉइल में ही मिक्स है जो कि वाटर में मिक्स होके फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा, है ना. तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. नाउ मैच द आइटम्स इन कॉलम विद दोज इन द कॉलम बी. यहाँ पे मैच करना है. खारिफ क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, खारिफ क्रॉप्स वो है जो रेनी सीजन में है, तो ये क्या हो जाएगा, रेनी सीजन का एग्जाम्पल सबसे पहले राइस और मेज होता है. तो पैडी वो होता है जो कि जब वो राइस को शैप से अलग नहीं किया जाता तब वो पैडी कहलाता है. पैडी मतलब इक्विवेलेंट है, नॉर्मली इट्स इक्वल टू राइस ही को कहते हैं. ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स राइस हमें याद रहता है क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए ग्रो होने के लिए, इसलिए रेनी सीजन रिलेट करके आप एग्जाम्पल भी याद कर सकते हैं. रबी क्रॉप्स विंटर में हमारा क्या होता है, वीट, ग्राम, पीस. ओके, तो यहाँ पे ये मैच हो जाएगा. केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारा हो जाएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. केमिकल फर्टिलाइजर्स यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ऑर्गेनिक मैन्योर हमारा हो जाएगा
एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग्स, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन और बच रहा है, फूड फॉर कैटल्स, ABCDE, फूड फॉर कैटल्स, वो शायद गलती से हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे सारा कुछ मैच हो गया। खारिफ क्रॉप्स में पैडी एंड मेज एग्जांपल है, रबी क्रॉप्स का व्हीट, ग्राम पी, केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट्स, और ऑर्गेनिक मैन्योर में हो जाएगा हमारा एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल में पैडी एंड मेज, रबी क्रॉप्स में हो जाएंगे हमारे व्हीट और ग्राम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, write a paragraph in your own words on each of the following, that is preparation of soil, फिर sowing, weeding and threshing। ओके, यहाँ पे सारा आंसर्स किया हुआ है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझिए, ओन वर्ड्स में खुद से अच्छे से लिखिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में सेट रहेगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऐसे रीड कर दे रही हूँ, इसको समझा देती हूँ, फिर आप इसे अच्छे से पढ़ के अपने से लिख सकते हैं। Preparation of soil. It is the first method to be followed before growing crop. तो हम लोग देखे थे कि सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, तभी कोई एग्रीकल्चर या क्रॉप से रिलेटेड कोई काम होता है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम होता है। दिस मेथड इज़ यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर लूजनिंग द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या है, सॉइल को लूजन करना है ताकि वो अच्छे से उसमें हम सीड को सो कर सके। द सॉइल, लूजनिंग द सॉइल टू अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू इट। तो जब सॉइल लूजन रहेगा तभी तो जाकर जो प्लांट हम लगाएंगे उसके रूट्स डीप अंदर तक जा सकेंगे। द लूजनिंग ऑफ सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेवरल सॉइल माइक्रोब्स, अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा। अब सॉइल लूजेंड है, पैक्ड नहीं है, तो एयर का सर्कुलेशन हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, अच्छे अच्छे गुड माइक्रोब्स जो कि प्लांट्स के लिए हेल्दी है, अर्थवॉर्म्स जैसे कि फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स है, वो सारी चीज़ें ग्रो करेंगे, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी। विच इनरिचेस द सॉइल विथ ह्यूमस एंड अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो इन सब से क्या होता है, ह्यूमस मिलता है। ठीक है, जो कि बहुत फर्टाइल होता है सॉइल के लिए। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। तो प्लांट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जो कि हमें इस ह्यूमस वगैरह से मिल जाएगा, तो अच्छी फंक्शनिंग होगी। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, तो इस प्रोसेस को, लूजनिंग को क्या कहते हैं, तो प्लॉइंग ऑफ सॉइल। टिलिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप। जो भी न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल जो नीचे था उसे हम टिल्ट कर देंगे, उलट देंगे, तो सारे कुछ क्या टॉप में आ जाएंगे। दिस हेल्प्स द प्लांट्स टू यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ। तो दिस हेल्प्स प्लांट्स टू यूटिलाइज, जो भी न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए वो इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के मेथड से उन्हें मिल जाती है। ओके, सोइंग, व्हाट इज सोइंग? सोइंग इज अनदर स्टेप्स इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये एक अनदर मेथड। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम सीड्स को प्लेस करते हैं सॉइल में ताकि वो फ्यूचर में वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना। This will improve the net yield of crops. The seeds are selected. हाँ, सीड कोई भी सीड हम लोग ऐसे नहीं सो कर देते, वी हैव टू सेलेक्ट द सीड। हम लोग पढ़ा था कि पहले हम एक वेसल में अगर डालकर देखेंगे तो जो डैमेज सीड्स है वो ऊपर आ जाते हैं, जो अच्छे सीड्स है वो सेटल हो जाते हैं नीचे। तो जो अच्छे सीड्स है, हेल्दी सीड्स है, वो ज़्यादा हमें आउटपुट दे सकते हैं, इसलिए हम उन अच्छे सीड्स की सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इट विल इम्प्रूव द नेट यील्ड ऑफ क्रॉप। कितने आपको वो आउटपुट दे रहे हैं वो इसको इंक्रीज कर देगा। सोइंग इज यूजुअली डन विद हेल्प ऑफ इधर द ट्रेडिशनल टूल्स और अ सीड ड्रिल। तो हम लोगों ने देखा था किस तरह से ट्रेडिशनल टूल की यूज़ करके हम सीड सोइंग कर सकते हैं या फिर सीड ड्रिल्स के। द ट्रेडिशनल टूल इज शेप लाइक अ फनल। अब ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बता देना है ताकि हमारा आंसर अच्छा लंबा हो सके। इट इज़ यूज अर्लियर फॉर सोइंग द सीड्स, नाउ अ डेज सीड ड्रिल। अब ट्रेडिशनल मेथड में सीड्स जो कि हमारा फनल शेप का रहता था उससे हम लोग करते थे, और अब हमारा क्या है, एक टूल रहता था जो कि फनल शेप का रहता था, और अब हम लोग सीड ड्रिल्स जो कि ट्रैक्टर जो कि ड्रिवन होता है, मतलब ट्रैक्टर उसे चलाता है, उसके थ्रू होता है। दिस मेक्स द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर एंड यूज फॉर सोइंग सीड। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स मेक्स द यूज़ ऑफ ट्रैक्टर्स फॉर सोइंग द सीड्स। दिस टूल डिस्पर्स सीड्स यूनिफॉर्मली एंड सोज सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ। ये तो एक यूनिफॉर्मली सीड्स को डिस्पर्स करता है, स्प्रेड करता है एट इक्वल डिस्टेंस पे। अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना है तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ऊपर से प्रॉपर डेप्थ, कितनी गहराई तक उसे छोड़ना है एक लेयर, तो उस तरह से अच्छा होता है। ठीक है, फॉर द प्लांट।
सोइंग बाय दिस मेथड सेव्स द टाइम एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सीड्स फ्रॉम बर्ड्स। तो इस तरह से सीड्स को सो करने से क्या होता है कि बर्ड्स वगैरह भी ये सीड्स को अपना खाना नहीं बना सकती हैं, ठीक है। ये अच्छे से सॉइल में एक लेयर चला जाता है जिसके थ्रू प्लांट भी अच्छे से ग्रो होते हैं और ये वेस्ट भी नहीं होते। वीडिंग्स द अनडिजायरेबल प्लांट दैट ग्रोज अलॉन्ग विद द क्रॉप्स आर नोन एज वीड्स। हमने बताया कि जो अनवांटेड प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं क्रॉप्स के साइड बाय साइड वो वीड्स कहलाते हैं। अब वीडिंग में क्या वीड्स है, तो अब पहले वीड्स के बारे में बताया। वीडिंग क्या है? वीडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिमूव करते हैं वीड्स को। जैसे वीड्स के एग्जाम्पल हो गया ज़ैंथियम, पैरेथियनियम एक्सेट्रा। सम कॉमन वीड्स कम्पीट्स विद द क्रॉप्स फॉर न्यूट्रिएंट्स। ये कम्पीट्स करने लगते हैं क्रॉप के साथ न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, लाइट पाने के लिए, स्पेस जगह पाने के लिए। एज अ रिजल्ट क्रॉप प्लांट्स गेट लेसर न्यूट्रिएंट्स। तो जो क्रॉप प्लांट्स हमने लगाए उससे लेस न्यूट्रिएंट मिलता है, लेस लाइट स्पेस मिलता है फॉर द डेवलपमेंट। उसकी ग्रोथ या डेवलपमेंट कम हो जाती है, ठीक है, इफेक्ट हो जाती है। इन दिस टर्न इट रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी। तो जब उसकी ग्रोथ ही अच्छी नहीं होती वो प्रोड्यूस क्या कर पाए, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। द वेरियस वीडिंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड। अब वीडिंग मेथड्स में बता सकते हैं क्या क्या वीडिंग लॉन्ग आंसर्स है। तो पहले वीड्स के बारे में बताया, फिर वीडिंग के बारे में बताया, उसके एग्जाम्पल्स दे दिए, फिर वो क्या करता है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, और अब सब वीडिंग मेथड्स के बारे में यहाँ बताया। तो वीड्स कैन बी कंट्रोल यूजिंग वीडीसाइड्स। हम वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं वीडीसाइड्स की छिड़काव कर। इट इज़ अ केमिकल विच इज़ स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो आपने देखा था कि किस तरह से वो फार्मर फील्ड्स में स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। टिलिंग द सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स द रिमूविंग। सॉइल को टिल्ट कर देंगे तो उसकी वो जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, अपरूटेड हो जाएगा, जड़ों से निकल जाएगा। तो उस तरह से भी हो सकता है। द मैनुअल मेथड ऑफ रिमूविंग द वीड इज विद द हेल्प ऑफ खुरपी। हम खुरपी की मदद से भी उसको अपरूट करके वीड को हटा सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, और या तो फिर हम उसे कट कर सकते हैं उस वीड को एकदम ग्राउंड के क्लोज पे से उसको वहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। नाउ थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स और सीड्स फ्रॉम शैप्स। जो ग्रेन्स या सीड्स शैप्स से लगे हुए हैं तो उन्हें शैप्स जो छिलका है उसका जो सीड कवर है उसे हटाने के लिए हमें थ्रेशिंग की ज़रूरत होती है। इट इज़ डन आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स। द क्रॉप्स को जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद किया जाता है। इट इज़ कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल कंबाइन। नाउअडेज हम लोग इसको कंबाइन की मेथड से करते हैं, या तो पहले किसी लोहे के ड्रम वगैरह पे बीट करके उसे निकाला जाता था। दिस मशीन इज़ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। यहाँ पे इस मशीन से क्या होता है, हार्वेस्टिंग भी हो जाती है और थ्रेशिंग भी हो जाती है। द हार्वेस्टेड प्लांट्स एज वेल एज क्लीन्स ग्रेन्स। ये तो एक तो प्लांट्स को हार्वेस्ट करता है, उसके बाद उस ग्रेन्स को क्लीन भी कर देता है, ठीक है। वही शैप्स वगैरह, स्टेम्स या लीव्स जो ड्राइड है उसको भी रिमूव कर देता है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्टिलाइजर्स आर कमर्शियली अवेलेबल टू द प्लांट बाय कमर्शियली अवेलेबल प्लांट्स बाय द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉरी यहाँ पे मर्ज हो गया लगता है। दे आर कमर्शियली अवेलेबल प्लांट्स बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटर। नो, इट इज द रॉन्ग आंसर। Fertilizers are commercially available, okay. Manure, it is a natural substance prepared by the decomposition of animals excreta, nutrients and plant waste. तो हम कह सकते हैं फर्टिलाइजर्स क्या है, वो केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज एक तरह से, और हमारा मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है। यहाँ पे थोड़े से प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। तो मैन्योर क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस। हमारे बुक में भी ये वाला कॉलम दिया हुआ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैन्योर इज नेचुरल सब्सटेंस प्रिपेयर्ड बाय the decomposition of animal excreta, plants and which provides plants, animal waste etc. बोल सकते हैं, ठीक है। Now they can be organic or inorganic in nature. Manure is also have large quantity and very fertile amount of animal nutrients. Let us don't see this one. यहाँ पर से हम इसका ये टेबल देख सकते हैं। सबसे अच्छा ये इजी भी है और वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें सेंटेंसेस मर्ज हो गए हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर इज़ अ मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ऑर्गेनिक नहीं है, नेचुरल नहीं है। और मैन्योर क्या है, इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग्स एंड प्लांट रेसिड्यू। जो प्लांट्स के रेसिड्यू है, लेफ्ट ओवर है, और जो
हमारे कैटल डंग्स है वो सारी चीज़ के डिकम्पोजिशन है ना, ठीक है। फर्टिलाइजर इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, है ना, इट इज़ कमर्शियली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, हम मैन्योर को फील्ड में ही प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, ये ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता है, कोई टेक्सचर, कोई सॉइल को ये कोई भी लेफ्ट ओवर चीज़ नहीं प्रोवाइड करता है, ये सिर्फ केमिकल देता है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल, ये ह्यूमस है क्योंकि डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स या प्लांट रेसिड्यूज या काउडंग हो रहा है तो ह्यूमस की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, तो ये रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जो कि ये रिच है लेकिन दे आर हार्मफुल, दे आर जस्ट द केमिकल्स, ठीक है। और मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ये लेस रिच है बट दे आर वेरी इको फ्रेंडली, है ना, दे विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, या हमें भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, ओके। Now let's get back. This table, I don't know why, but many things are the यहाँ पे ये पॉइंट अच्छा है, द एक्सेसिव यूज कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, है ना, इट रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल, एक तो ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल है उसको भी ख़त्म कर देता है। इट प्रोटेक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड हेल्प्स रिसाइकलिंग फार्म्स वेस्ट, ये प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को और रिसाइकल करता है फार्म्स वेस्ट को। प्रोवाइड एनी ह्यूमस, वही सारे पॉइंट्स है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, इसे भी हम डाल सकते हैं। व्हाट इज़ इरिगेशन, उस टेबल में मेन सब चीज़ मर्ज हो गया है, कुछ समझ नहीं आया। व्हाट इज़ इरिगेशन, तो राइट 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, ठीक है। तो इरिगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सप्लाइड टू द क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स या रेगुलर इंटरवल्स। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरीज, ये वैरी कर सकता है फ्रॉम इन डिफरेंट सीजन अगर जैसा सीजन है गर्मी की सीजन है तो हम ज़्यादा पानी देंगे, है ना। दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन जो है वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स वगैरह वो सारा कुछ दिया हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर हम लॉन्ग मेथड्स के डिस्क्राइब करना है हमें, स्प्रिंकलर मेथड्स, ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर इज़ मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड्स, हम लोगों ने पढ़ा था कि स्प्रिंकलर मोर यूजफुल है कहाँ पे, जहाँ पे लैंड्स अनइवन है, हैविंग फ्यूअर वाटर सप्लाईज, वाटर सप्लाई भी कम है। इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड यूजिंग पाइप्स टू वन और सेंट्रल लोकेशंस विद द फील्ड, व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप इट स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप्स, तो जब प्रेशर से हम इस वाटर को अलाउ करते हैं तो वो नोजल से पास होकर क्या होता है, ऐसा पास होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेन हो रहा है, तो इट गेट स्प्रिंकल्ड, फवारा टाइप का वो स्प्रिंकल्ड हो जाते हैं क्रॉप्स पे। नॉट ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज डिलीवर्ड एट और नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों ने देखा था पीछे। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन एज देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एट ऑल, तो वाटर की वेस्टेज डायरेक्ट रूट्स से जा रही है, तो अगर इवेपोरेशन भी नहीं हो रहा है वाटर का, तो जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है, जहाँ पे कमी है, तो वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा वरदान साबित होगा, ठीक है। इट इज़ द बून टू द places. This method is important in areas where water availability is poor, जहाँ water की कमी है वहाँ के लिए ये बहुत ज़्यादा important है। If wheat is sown in खरीफ season, what would happen? Wheat क्योंकि एक रबी क्रॉप है, अगर इसे हम खरीफ सीजन में सो कर दिए, बो दिए, तो फिर क्या होगा? If wheat is sown in kharif season from June to October, okay, then the whole crop might get destroyed because of many factors, जैसे lack of optimum temperature, जो normal temperature उसे चाहिए वो नहीं मिलेगा, adapt नहीं कर सकेगा वो इस environment में rainy season में, availability of pest, वहाँ पे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। खरीफ season includes rainy season which is not favorable for the growth of crops, wheat crops, ठीक है। therefore wheat should not be sown in this season, तो क्या होगा, इस सीज़न वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है जो उसे चाहिए, जैसा टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए, फलने फूलने के लिए, तो दैट विल कॉज हार्म टू द क्रॉप। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड। अब कंटिन्यूस प्लांटेशन हो रहा है, एक प्लांट हटाया, दूसरा लगा दिया, दूसरा हटाया, तीसरा लगा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी। क्या होगा, द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर, बहुत ही पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब लैक करने लगेगा, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। व्हेन अ फार्मर कंटिन्यूज टू ग्रो क्रॉप्स वन आफ्टर द अदर, देन ऑल न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल रिड्यूस, सब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में थे वो एक के बाद एक क्रॉप की पैदावार से क्या होता है, वो ख़त्म हो जाएंगे, और वो जो हमारा प्लांट है वो अनहेल्दी होगा और क्रॉप की यील्ड डिक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो भी क्रॉप
हमें आउटपुट दे रहा था वो सारा कम हो जाएगा। वाटर बीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम, तो हमने वीड पीछे पढ़ा था कि वीड्स क्या है, फिर वीडिसाइड्स के मेथड्स भी पीछे हमने देखा था, इससे आप देख सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर, तो प्रॉपर ऑर्डर में तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड इज प्लॉइंग ऑफ द फील्ड, उससे प्रिपेयर सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, फिर फील्ड को प्लॉ करेंगे, फिर सोइंग सीड को सो करेंगे, फिर हमारा मैन्योरिंग करेंगे, खाद देंगे, फिर हमारा हो जाएगा फिर सेंडिंग क्रॉप्स टू द शुगर फैक्ट्री, नो मैन्योरिंग के बाद हो जाएगा हमारा इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन, फिर हार्वेस्टिंग और फिर सेंडिंग। जैसे कि हमारा सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, फिर उसको फील्ड को प्लॉ करेंगे सॉइल प्रिपेयर करने के लिए, फिर हम उसमें सोइंग कर देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है सोइंग मतलब कि सीड्स को सो कर देंगे, उसमें बीज बो देंगे, ओके, देन मैन्योरिंग, उसे अच्छे से खाद दे देंगे, फिर पानी दे देंगे, फिर हार्वेस्ट करेंगे। जब वो तैयार हो जाएगा तो उस चीज़ को हम हार्वेस्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे फील्ड्स में, उसे काट लेंगे, ठीक है, एंड देन सेंड द क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। इफ शुगर केन लगाएं हम लोग अगर, तो उसे अच्छे से मतलब हार्वेस्ट करने के बाद उसे फैक्ट्री से सेंड कर देंगे, ओके। Complete the following word puzzle with the help of the clues in the given below. Providing water to the crops, क्या हो जाएगा, irrigation, down जाना है। सेकेंड में कीपिंग क्रॉप्स ग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में रखना है, तो हमें सेकेंड कहाँ है, स्टोरेज हो जाएगा। सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रो इन लार्ज स्केल अक्रॉस, क्वेश्चन 3 थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सॉरी फिफ्थ, सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन लार्ज स्केल, तो फिफ्थ में हमारा क्या हो जाएगा, सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, चैप्टर का नेम क्रॉप। अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मैच्योर्ड क्रॉप, कौन सा मशीन यूज करेंगे हम लोग, हार्वेस्टर मशीन, ठीक है। A rabi crop that is also one of the pulses, तो rabi crop जो एक pulses है, हमने पढ़ा था ग्राम, GRAM ग्राम। A process of separation of grains from the chaff, एक सेपरेट करना है grains from the chaff, यहाँ पे winnowing, threshing या winnowing, तो winnowing, ओके, winnowing is the answer। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ पे ये टेबल में सारा आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।